ठीक है, अब हम देखेंगे ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ग्रासलैंड इकोसिस्टम या बायोम कौन सा? ग्रासलैंड बायोम। हाँ, तो मुझे बताओ भाई ग्रासलैंड बायोम क्या होता है? जहां पर मेजर वेजिटेशन क्या होती है? जहां पर मेजर वेजिटेशन क्या होती है? ग्रासेस होती है, घास होती है। समझा गया? वहां पर पेड़ क्या रहेंगे? पेड़ बहुत कम होंगे या फिर वो एब्सेंट रहेंगे तुम्हारे। मेरे पास मतलब होंगे ऐसा नहीं है, पेड़ कम होंगे, लेकिन वहां डोमिनेंट वेजिटेशन जो है क्या होगी? ग्रासेस। अब एक चीज ध्यान देना, ग्रासेस वही ग्रो करेंगी जहां पर क्या होगा? जहां पर प्रेसिपिटेशन कम देखा जाएगा। बताया था ना, क्योंकि अगर जो है प्रेसिपिटेशन ज्यादा है तो पेड़ की हाइट बढ़ती रहती है। मेरे पास में प्रेसिपिटेशन कम होता रहता है, पेड़ों की हाइट घटती रहेगी। समझ आ गया? और करते करते एक टाइम बाद हम देखते हैं कि जमीन पे जो है सिर्फ ऐसे घास ही दिखाई देती हैं, ग्रासेस एंड हर्ब्स दिखाई देंगी। तो इसका मतलब ग्रासेस इकोसिस्टम या ग्रासलैंड बायोम वहां पर होगा जहां पर पानी काफी कम बरस रहा है। हालांकि इतना भी कम नहीं होगा कि जितना जिसको कि हम आगे उसको डेजर्ट बायोम में कन्वर्ट कर दें, तो रेगिस्तान वाला चीज होगी। मेरी बात समझ गई? बट हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर क्या होगा? आपकी प्रेसिपिटेशन कम देखी जा रही है। इज इट क्लियर? घास के मैदान, ये जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, घास के मैदान है, ये दो तरह के होते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात है आपका सवाना। सवाना ग्रासलैंड्स, इसको हम ट्रॉपिकल ग्रासलैंड भी कहते हैं। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, समझा गया? मतलब ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है। दूसरा हमारा होगा टेम्परेट ग्रासलैंड्स। क्या होगा? टेम्परेट ग्रासलैंड्स। तो मतलब हुआ एक तो तुम्हारे कहां पाए जा रहे हैं? ट्रॉपिकल रीजन में, दूसरा टेम्परेट। ट्रॉपिकल रीजन वाले को हम बोलेंगे सवाना ग्रासलैंड। तो समझ आ गया? अमित तुम आधी दिनों तक। अच्छा, ठीक है, अभी क्या मैं काफी नजर नहीं आई। ठीक है, तो देखेंगे दो तरह के ग्रासलैंड्स हैं, सवाना और या सिंपल ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स कन्फाइंड टू द ट्रॉपिक्स ओनली, और ये है तुम्हारे टेम्परेट ग्रासलैंड्स। इज इट क्लियर? ठीक है, तुमने कभी देखा होगा ये डिस्कवरी चैनल देखा है? डिस्कवरी चैनल, तो डिस्कवरी चैनल में तुमने देखा होगा कि वो जो है शेर और जो है वो भाग रहे हैं, वो बिल्कुल प्लेन जगह है मेरे पास में, और वो दूर तक वो कैमरे लगे हुए हैं, उनको खींचते रहते हैं फोटो से। वहां पर क्या है? वहां पर तुम देखोगे ये ग्रासेस है, एक पेड़ यहाँ पर होगा, वो दूसरा पेड़ वहां पर है। मेरी बात समझ गई? और ऐसे में पूरे घास के मैदान है, और घास जो है थोड़ी बड़ी बड़ी भी हो जाती है, इस तरह से हो जाती है। समझ आ गया? और इसके और क्योंकि पानी कम बरस रहा है, तो जब तक बरसता है तो ठीक है, हरा भरा रहता है घास, लेकिन पानी बरसना कम हो गया, बंद हो गया, तो घास पक्की हो जाएगी, पीली क्या हो जाती है? येलो हो जाती है। समझा? अब येलो की आड़ में हम देखेंगे क्या होता है, शेर, चीते, ये सब जो है वही उनका कलर होता है, और इसको हम बोलते हैं कैमोफ्लेज। क्या बोलेंगे? कैमोफ्लेज, मतलब छद्मावरण। तो उसमें अपने को छिपा लेता है वो। मेरी बात तुमको समझ में आ गई? तो क्या हो जाएगा कि जो है नेचुरल मतलब स्पीशीज वही सरवाइव करेंगी जो नेचर के साथ अपना तालमेल बिठा के चलेंगी। मेरी बात तुमको समझ में आ गई है? तो हम देखेंगे घास का रंग होना, समझ आ गया, और लाइन का येलोइश ब्राउनिश इस तरह का कलर होना, समझ आ गया क्या है? उस कैरेक्टरिस्टिक रीजन की निशानी। इंसान में मतलब जो है कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने को उसके अकॉर्डिंग ढाल लेगा। अच्छा, अगर वो नहीं ढाल पाता तो उसका कहीं कलर कोई और होता। मान लेते हैं ग्रासेस थी येलो, और मान लेते हैं वो होता रेड, ठीक है सपोज, तो क्या होता? एकदम से दिख जाता। जो उसके मतलब जिनको वो हंट कर रहा है, जो प्रे है, उसको तो पता चल जाता, वो भाग जाता। तो ऐसे में हम देखेंगे कि जब वो भाग जाता तो उसको फूड नहीं मिलता। फूड नहीं मिलता तो फिर वो क्या होता है? उसकी पॉपुलेशन डिक्लाइन होना शुरू होती है।
और ऐसा हो सकता है कि वो एक्सटिंक्ट हो जाता है। तो सर्वाइव करने के लिए अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या करता है, ऑर्गेनिज्म अपने को डेवलप करता है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। मेरी बात समझ आ गई? नेचुरल सिलेक्शन, डार्विन की थ्योरी एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। क्या तुमको मेरी बात समझ आ गई? ठीक है, तो इसी तरीके से ये होता है। तो यहाँ तुमने देखा होगा बिल्कुल डिस्कवरी चैनल में वो दूर दूर पेड़ होंगे, तो ये सारा सवाना रीजन। मेरी बात तुमको समझ आ गई? इट इज ऑल्सो एक टाइम पे इसको गेम कंट्री भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गेम कंट्री। गेम का मतलब पता है क्या है? गेम का मतलब है शिकार। क्योंकि अफ्रीका में तुम्हारा जो है ब्रिटिश कॉलोनी थे, तो वहां यहाँ पर क्योंकि बहुत ज्यादा एनिमल्स होते हैं, तो इनकी हंटिंग के लिए जो है वो आते थे। अंग्रेज लोग शिकार खेल रहे, तो उनका खेल था, मतलब उसको बोलते थे हम गेम कंट्री। तो ये अफ्रीका के सवाना में। मेरी बात समझ गई? ठीक है। और एक तुम्हारा होगा क्या? टेम्परेट ग्रासलैंड। टेम्परेट ग्रासलैंड में क्या है? इस तुम्हारी जहाँ बर्फ पड़ रही है, ठंडा है, समझ आ गया, प्रेसिपिटेशन कम है, तो वहां पर ये टेम्परेट ग्रासलैंड बन जाएंगे। मेरी बात समझ आ गई? इज इट क्लियर? जैसे कि एग्जाम्पल क्या होगा तुम्हें पता ही होगा, टेम्परेट ग्रासलैंड से एग्जाम्पल। ठीक है, टेम्परेट ग्रासलैंड का एग्जाम्पल क्या हो गया आपका भाई? जैसे हम बोलेंगे यूरेशिया में स्टीपीज। क्या है? स्टीपीज। नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज। ये घास के मैदानों के नाम है। क्या है? प्रेरीज हो गया। मेरी बात समझ गई? उसी तरह तुम देखोगे, ठीक है, तुम्हारा हो गया पैम्पस, मतलब साउथ अमेरिका में हो गया पैम्पस। ठीक है, साउथ अफ्रीका में वेल्ड हो गया, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स हो गए। मेरी बात समझ गई? ये घास के मैदान है। ठीक है, टेम्परेट ग्रासलैंड्स। इज इट क्लियर? एक तो हो गया सवाना, ट्रॉपिकल, गर्मी पड़ रही है। यहां पर क्या है? टेम्परेट ग्रासलैंड्स है। समशीतोष्ण, ठीक है, थोड़ा ठंड पड़ रही है। ठीक है, ये चीज तो ये अब हमने इसको देखना है। ठीक है, सुनना है तो लिखे इस पे, लिखे ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज एन एरिया, grassland ecosystem is an area where the vegetation is dominated by vegetation is dominated by continuous cover of grasses, continuous cover of grasses and herbaceous plants, और herbaceous को लिखो ब्रैकेट में, नॉन वुडी, मतलब वुड नहीं होगा। herbaceous plants को लिखेंगे ब्रैकेट में नॉन वुडी। it accounts for लिखेंगे 20 and 40% of the world's 20 to 40% of the world's area। समझ आ गया? वर्ल्ड का 20 से 40% जो है यही रीजन कवर होता है। लिखेंगे the grasslands are found in those areas where annual rainfall ranges between 25 to 75 centimeter, 25 to 75 centimeter, not enough, comma करके, not enough to support a forest, but more than
दैट ऑफ द डेजर्ट। समझ आ गया? मतलब रेगिस्तान से तो ज्यादा बारिश हो रही है, लेकिन क्या है, हम देखें बाकी फॉरेस्ट इकोसिस्टम से कम बारिश देखी जाती है। हिंदी में लिखेंगे, इसमें हिंदी में, घास के मैदान वह पारिस्थितिकी तंत्र है, वह पारिस्थितिकी तंत्र होता है, वह पारिस्थितिकी तंत्र होता है जहां वनस्पति में घास, जहां वनस्पति में घास और शाकीय, घास और शाकीय, लिखेंगे ब्रैकेट में, गैर काष्ठिक, गैर काष्ठीय मतलब नॉन वुडी, ठीक है, गैर काष्ठीय पौधों का निरंतर आवरण प्रमुख होता है, निरंतर आवरण प्रमुख होता है। यह विश्व के लगभग 20 से 40%, यह विश्व के लगभग 20 से 40% क्षेत्रफल में फैले हैं। देखिए, घास के मैदान उन स्थानों पर पाए जाते हैं, घास के मैदान उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहां लिखेंगे, लिखेंगे वार्षिक वर्षा लगभग, जहां वार्षिक वर्षा लगभग कितना, 25 से, उसको मैं यहां रख देता हूं, 25 से 75 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। इज इट क्लियर? कैमरे के आगे आऊंगा, हाँ ठीक है ना, ठीक है। क्या लिखा, 20 से, सॉरी, हाँ ठीक है, होती है। लिखेंगे इतनी वर्षा जंगल के लिए पर्याप्त नहीं होती है, लेकिन रेगिस्तान की तुलना में वर्षा अधिक देखी जाती है। ठीक है, ये चीज ठीक। तो लिखेंगे इसके टाइप्स, लिखेंगे टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड्स, घास के मैदानों के प्रकार, घास के मैदानों के प्रकार। तो लिखेंगे सबसे पहले ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, इसमें लिखेंगे, बल्कि इसमें लिखेंगे ऑल्सो नोन एज गेम कंट्री, ऑल्सो नोन एज गेम कंट्री, ठीक है। इसे शिकार देश भी कहा जाता है, समझे, शिकार देश भी कहा जाता है। तो लिखेंगे सबसे पहले, तो लिखेंगे, लिख दिया, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में लिखेंगे सबसे पहले एबायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट में लिखेंगे सबसे पहले, लिखेंगे, ठीक है। देखिए, it is characterized by alternate hot rainy season, and cool
ड्राई सीजन एंड कूल ड्राई सीजन, समझ में आ गया? एंड कूल ड्राई, अब जैसे इंडिया हो गया, मेरी बात समझ। लेकिन हाँ, अच्छा इंडिया में कहाँ पाए जाएंगे? हम देखते हैं इंडिया में जनरली जो है ऐसे घास के मैदान तुम्हारे जो है ट्रॉपिकल में नहीं आते हैं, क्या आते हैं? टेम्परेट में आएंगे, जो कि पहाड़ों पे रहे, वहां पर वेजिटेशन कम है। मेरी बात समझ गई? ठीक है ना? ये तो लिखेंगे इसमें लोकल विंड्स, लिखेंगे एग्जांपल, लिखेंगे इसका लोकल विंड्स कौन सी होंगी इसमें? लोकल विंड्स हरमत्तान, लोकल विंड्स कौन सी होंगी इसमें? हरमत्तान, हरमत्तान ये कहाँ चलती है? गिनी कोस्ट पे चलती है, गिनी कोस्ट पे चलती है, समझ में आ गया? हरमत्तान का मतलब होता है अफ्रीकन लैंग्वेज में डॉक्टर। क्या होता है? डॉक्टर, डॉक्टर साहब, ठीक है? डॉक्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो है देखिए अफ्रीका में बहुत ही उमस, मेरी बात समझ, ठीक है? उमस उमस होती है, ठीक, मतलब उमस है, गर्मी है। अच्छा मेन क्या है, इंसान को उमस ज्यादा मारती है। अब ये क्या है कि ये क्या है, सूखी और गर्म हवा होगी। अब जब ये आएगी तो सारा सारा मॉइस्चर उड़ा ले जाती है। तो अब जैसे पसीना नहीं सूखा है तुम्हारा, तो वो गर्म हवा है और क्या है, सूखी है, तो तुम्हारा जो है एकदम पसीना सूख जाएगा। तुमको पता है पसीना सूखेगा तो क्या होगा? इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, समझ में आ गया? तो तुम्हें क्या होगा? ठंडक महसूस होगी। इसको बोलते हैं डॉक्टर, डॉक्टर साहब आ गए, समझ में आ गया? और हमारा क्या हो गया? दुख दूर रखे। तो हरमत्तान का मतलब जो है, अच्छा गिनी कोस्ट कहाँ है? अफ्रीका में है, तो लिखेंगे गिनी कोस्ट कहाँ है? अफ्रीका में, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका, समझ में आ गया? हरमत्तान लिखेंगे इसमें। सॉइल टाइप्स लिखेंगे, सॉइल टाइप्स एल्फिसॉल्स एंड अल्टीसॉल्स, एल्फिसॉल्स एंड अल्टीसॉल्स, अल्फिसॉल्स एंड अल्टीसॉल्स, इसमें लिखेंगे हिंदी में उष्ण कटिबंधीय, अच्छा लिखो तुमने इसमें अजैविक घटक, अजैविक घटक, तो लिखेंगे इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे। देखिए इन स्थानों पर वर्षा ऋतु ग्रीष्म काल में देखी जाती है, वर्षा ऋतु ग्रीष्म काल में देखी जाती है, और शीत ऋतु में मौसम शुष्क रहता है, और शीत ऋतु में मौसम शुष्क रहता है, समझ आ गया? अब लिखेंगे इसमें लोकल विंड्स, स्थानीय पवनें, जो तुमने लिखा था, स्थानीय पवनें कौन सी है? हरमत्तान, स्थानीय पवनें कौन सी है? हरमत्तान, हरमत्तान का मतलब डॉक्टर, ठीक है? हरमत्तान का मतलब है डॉक्टर, ठीक। और कहां पाई जाती है ये? गिनी तट पर, ठीक है? गिनी तट पर पाई जाती है। अब इसमें लिखेंगे हम नेक्स्ट, ठीक है? हाँ इसमें लिखेंगे हम बायोटिक कंपोनेंट्स, बायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है? मतलब जैविक घटक, साथ साथ लिख दो जैविक घटक। लिखेंगे सबसे पहले फ्लोरा, फ्लोरा, ठीक है? मतलब वनस्पति जगत, वनस्पति जगत। लिखेंगे टॉल ग्रासेस, टॉल ग्रासेस एंड शॉर्ट ट्रीज, टॉल ग्रासेस एंड शॉर्ट ट्रीज, पेड़ों की ऊंचाई कम होती है और घास लंबी होती है। देखिए द grasses have long roots, the grasses have long roots। अच्छा लॉन्ग रूट्स क्यों होंगी? इन सर्च ऑफ वाटर, तो लिखेंगे द grasses have long roots in search of water and they have water storing devices, and they have water storing devices। लिखेंगे जड़ें
लिखेंगे लंबी होती हैं, जड़ें लंबी होती हैं, जो पानी की खोज में जमीन के नीचे तक जाती है। साथ ही इनकी जड़ों में जल ग्रहण करने की क्षमता होती है। ठीक है, जल ग्रहण करने की क्षमता होती है। अब लिखेंगे फौना, जंतु जगत। फौना देखिए, ग्रास ईटिंग हर्बिवोरस and flesh eating carnivores. Is it clear? ठीक है, ये चीज है। अच्छा, ठीक, हिंदी में लिखेंगे घास खाने वाले शाकाहार और मांस खाने वाले मांसाहारी जीव पाए जाते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे नेक्स्ट, टेम्परेट ग्रासलैंड्स। टेम्परेट ग्रासलैंड समझा दिया मैंने तुम्हें, तो लिखेंगे इसका सबसे पहले अच्छा हाँ, ये तो मैंने बताया नहीं कि ये कहाँ पाए जाते हैं। एक मिनट रुको भाई, इसको काटो। ये तो बताया नहीं कि डिस्ट्रीब्यूशन किधर है। ट्रॉपिकल लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण, इसका वितरण लिखेंगे हम सवाना ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के सवाना में लिखेंगे ब्राजील के कैंपोस में, ठीक, लिखेंगे कॉमा करके ओरिनोको बेसिन के लानोस में, ओरिनोको बेसिन, इंग्लिश में लिखेंगे लानोस ऑफ ओरिनोको बेसिन, LLANOS, लानोस ऑफ ओरिनोको बेसिन। समझ में आ गया? लानोस ऑफ ओरिनोको बेसिन, ठीक है, लिख दिया। अच्छा, ओरिनोको बेसिन कहां पर है? साउथ अमेरिका में है, नोट कर लो। ओरिनोको बेसिन कहां है? साउथ अमेरिका में है। अच्छा, और ब्राजील के कैंपोस, घास के मैदान, समझ में आ गया, ट्रॉपिकल रीजन में है। ठीक है, ये चीज। अब लिखेंगे हम नेक्स्ट, टेम्परेट ग्रासलैंड्स एल्पाइन पास्चर्स में आते हैं। हाँ, मतलब आते हैं वो तुम्हारे टेम्परेट में, बहुत हाई एल्टीट्यूड पे आएंगे, समझ में आया? ठीक है, ये चीज है। तो बुग्याल उग्याल जैसे भी ये कहाँ पर पाए जाएंगे? बहुत ही ठंडे इलाकों में जहां बारिश कम देखी जाती है। समझ में आ गया? ठीक है, टेम्परेट लिखेंगे इसमें टेम्परेट ग्रासलैंड्स। अच्छा, एक चीज सुनो, जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं यहां पर क्या होती है? घास होती है। और ध्यान देना, यहां पर जो घास है वहीं पर हम देखेंगे गेहूं बोया जाता है। मेरी बात तुमको समझ आ गई? तो ये पूरी दुनिया के ग्रेनरीज हैं, यहां पर पूरा जो है मैक्सिमम अनाज, ठीक है, खासकर गेहूं यहां पर आता है। अब था क्या कि गेहूं हो गए, सब घास ही तो है। तो क्या था, यहां पर जो है पाया जाता था, जंगली वैरायटी पाई जाती थी गेहूं की। इंसान ने फिर उस रीजन को डेवलप कर दिया, क्या? कल्टीवेशन के लिए। और अब वहां पर जो है सबसे ज्यादा उन रीजन में वहां पर गेहूं पाया जाता है। इज इट क्लियर? तो लिखेंगे ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड। इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, लिखेंगे इसे विश्व के अनाज का भंडार भी कहा जाता है। विश्व के अनाज का भंडार भी कहा जाता है। अब सुनिए, अब देखें,
टेम्परेट ग्रासलैंड्स। तो सबसे पहली बात ये है कि ये कहां पर पाए जाएंगे, टेम्परेट रीजन में पाए जाएंगे, समझ आ गया, जिसको हम बोलते हैं मिड लैटिट्यूड्स। क्या पाए जाएंगे, मिड लैटिट्यूड्स, हिंदी में बोलते हैं मध्य अक्षांश पर। इन जगहों पे क्या होता है, तुम्हारा जो है मौसम कैसा रहता है, टेम्परेट रहता है, मतलब गर्मी भी पड़ रही है और सर्दी भी पड़ती है, और सर्दी और गर्मी के बीच का डिफरेंस ज्यादा रहेगा। मेरी बात समझ गई, गर्मियां तो वहां भी पड़ रही हैं, सर्दियां कहाँ, ट्रॉपिकल में, लेकिन क्या होगा कि वहां पर ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता। और यहाँ हम देखेंगे ठंड पड़ेगी तो बहुत ज्यादा पड़ेगी और गर्मी पड़ेगी तो बहुत ज्यादा पड़ेगी। होता क्या है कि प्लेन एकदम घास के मैदान है, ठीक है। अब वहां पर क्या होगा, गर्मी में तुमको पता होगा क्या होगा कि बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और लगभग लगभग टेम्परेचर 35 से 40 डिग्री, समझ आ गया, 42 डिग्री तक भी चला जाता है, तो उस जो कि उस लैटिट्यूड में बहुत है। अगर इंडिया में जाए तो हम बोलेंगे कि ठीक है कोई नहीं, लेकिन टेम्परेट रीजन में 40-42 चला जाता है। और हम देखेंगे जब ठंड पड़ेगी तो तुम्हारा अच्छी खासी वहां पर ठंड पड़ती है। इज इट क्लियर? और ये चीजें वहीं देखी जाती है इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट, समझ आ गया, इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। क्यों? क्योंकि समुद्र से जो जितना दूर होगा वहां पर मॉइस्चर उतना कम जाएगा। मेरी बात समझ गई? ठीक है, हमने ज्योग्राफी पढ़ी थी, ठीक है, हमने देखा था कि समुद्र से जो जितना दूर होगा वहां पर एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस देखी जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, सर्दी ज्यादा पड़ेगी, गर्मी ज्यादा पड़ेगी। तो हमेशा ध्यान देना, समुद्र से हम जितना ज्यादा दूर आ जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंडिया की ही बात करूं, इंडिया की बात करूं तो हम देखेंगे वैसे तो इक्वेटर यहां से पास हो रहा है, इज इट क्लियर, यहां से, लेकिन हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा गर्मी कहां पड़ रही है, यहां नहीं पड़ती है, इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट में पड़ती है, समुद्र से बहुत दूर। एंड दिस इज कॉल्ड एज कॉन्टिनेंटलिटी। हमने क्या पढ़ा था इसको, कॉन्टिनेंटलिटी, महाद्वीपता। कायदे से इक्वेटर यहां पर है, ज्यादा गर्मी यहां पड़नी थी, लेकिन हमने कभी नहीं देखा कि साउथ इंडिया में लोग जो है गर्मी से मर रहे हैं ना, वहां पर उमस होगी, समझा, गर्मी भी है, लेकिन क्या होगा, इतनी गर्मी नहीं होगी जितनी यहां होगी, 45 डिग्री 50 डिग्री नॉर्मल इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। इज इट क्लियर? ठीक है, तो हमेशा ध्यान देना, देखो जितना बड़ा कॉन्टिनेंट होगा उतना ज्यादा एक्सट्रीम पड़ेगा, उतनी ज्यादा गर्मी, उतनी ज्यादा ठंड। कॉन्टिनेंट जितना छोटा होता चला जाएगा, समझ में आ गया, तो थोड़ा क्या हो जाएगा, एक्सट्रीमिटी कम होती चली जाएगी। तो कॉन्टिनेंट कम हो गया इस तरह से, जैसे मान लेते हैं कि पूरे ओशंस में एक डॉट डॉट बराबर जो है ये तुम्हारे कुछ आइलैंड्स हो गए, तो क्या होगा, कुछ फर्क नहीं होगा, समझ आ गया, ना ठंड पड़ेगी ना गर्मी पड़ेगी, एक जैसा क्लाइमेट रहेगा। मेरी बात तुमको समझ आ गई? जैसे तुम्हारे मालदीव्स हो गया, मॉरिशस हो गया, ये सब जितनी भी आइलैंड्स हैं तुम्हारे, ठीक है, जैसे तुम्हारा अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, वहां ना ठंड है ना गर्मी है, एक जैसा मौसम है, समझ आ रहा है? ठीक है, ये चीज अगर हम जितना बड़ा कॉन्टिनेंट होगा, ये जितना बड़ा लैंड मास होगा उतना एक्सट्रीम एनवायरनमेंट देखा जाएगा। और बारिश कम क्यों हो रही है, क्योंकि समुद्रों से बहुत दूर है, ठीक है। तो लिखेंगे इसमें, इट इज फाउंड इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, गर्म हवा दे रहे हैं, इट इज फाउंड इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट अवे फ्रॉम मैरीटाइम इन्फ्लुएंस, away from maritime influence, maritime influence, इसमें लिखेंगे एग्जाम्पल, लिखेंगे इसका एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल लिखो, यहां देखें, लिखो, स्टीपीज ऑफ यूरेशिया, प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, पैम्पस ऑफ साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका के वेल्ड और ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स, ठीक है। ये समशीतोष्ण जो है घास के मैदान है, नाम है, ठीक है, ये स्टीपीज, प्रेरीज, पैम्पस, इसको नोट कर लो। दिख रहा है?
ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, वितरण है इसका, देखो इसका डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और इतने बड़े बड़े घास के मैदान हैं, ठीक है, और जो फार्मर हैं, क्योंकि वहां जनसंख्या कम है, तो एक किसान के पास एकड़ों के हिसाब से खेत होता है, मेरे बात समझ। और इतने बड़े बड़े मैदान है, वहां पर तुम ये नहीं कि हाथ से कर, वहां पर मैकेनाइज्ड फार्मिंग होती है, मशीन से होती है। इंडिया जैसी कंट्री में, क्योंकि यहां पर जो है क्या है, पॉपुलेशन ज्यादा है और लैंड कम है, तो यहां पर तो फिर भी हम सोच सकते हैं, लेकिन वहां पर क्या है कि बहुत वास्ट मतलब, जैसे अगर तुम नॉर्थ अमेरिका की बात करोगे, तो जैसे तुम्हारा प्रेरीज है, तो प्रेरीज घास के मैदान है, तो हम देखेंगे यहाँ पर जो खेती की जा रही है, ठीक है ना, इतने बड़े मैदान है। और अमेरिका में जो फार्मर्स हैं, इट इज लेस देन 1%, मतलब उनकी पॉपुलेशन में 1% से कम लोग खेती कर रहे हैं। और तुमको पता होगा ना, जिस कंट्री में जितने कम लोग खेती करेंगे, उतना ज्यादा वो कंट्री क्या होगी, डेवलप्ड होगी। जहां पर जितना ज्यादा सर्विस सेक्टर होगा, समझ आ गया, वो कंट्री ग्रो करेगी तुम्हारा, समझ आ गया, इज इट क्लियर। जैसे अभी अगर हम देखेंगे इंडिया में, ठीक है, सबसे ज्यादा जो है जो पैसा दे रहा है वो सर्विस सेक्टर दे रहा है, फिर सेकेंडरी सेक्टर, सबसे कम प्राइमरी सेक्टर, मतलब तुम्हारा एग्रीकल्चरल एंड रिलेटेड एक्टिविटीज, मेरे पास में। तो खेती कम से कम जहां पर है, मतलब कम से कम लोग खेती कर रहे हैं, तो वहां पर उनकी इकोनॉमी अच्छी ही होगी। अब इंडिया में मैक्सिमम, मतलब ज्यादा जो पॉपुलेशन है, मोर देन 60% ऑफ द कंट्री, ठीक है, पॉपुलेशन वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। ऑब्वियसली बात है, हम क्या है, एक डेवलपिंग कंट्री है, इज इट क्लियर। जहां पर तुम्हारा जो है टर्शरी सेक्टर ज्यादा है, मतलब ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, तो वो कंट्री बढ़ेगी बढ़ेगी। अब इस समय मैक्सिमम पैसा कहाँ से आ रहा है इंडिया में, सर्विस सेक्टर से तो आ रहा है, इज इट क्लियर। जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये तो है ना, ठीक है। बस अगर आप, मतलब आप सोचें कि किसी जगह पे हजारों बैंक है, हजारों बैंक है, तो लोन देने के लिए बिल्कुल व्याकुल होंगे, हमसे लोन ले जाएं सस्ते रेट पे। तो ऑब्वियसली बात है, अगर तुम्हें कार नहीं, तुम बोलोगे बैंक में जाते हैं, उस बैंक ने कह दिया नहीं हम नहीं लोन देंगे तुम्हें, दूसरे बैंक में चले जाओ, बोलेंगे आइए सर वो इतने में दे रहे हैं, हम आपको कम देंगे। तो ऑब्वियसली बात है, क्या होगा, तुमको लोन मिलता रहेगा, तुम घर बनाओगे, गाड़ी खरीदोगे, बंगला बनाओगे, है ना, तो क्या होगा, इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी। तो जहां जितना, अच्छा जितना ज्यादा तुम्हारे जो है ट्रांसपोर्ट होगा, इज इट क्लियर, ठीक है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर ज्यादा पैसा देता है, सर्विस सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर हो गया, बात समझ। अब जहां पर जितने ज्यादा लोग खेती करेंगे, तो फिर इज इट क्लियर। देखें इस पे क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन। अब लिखेंगे हम इसमें एबायोटिक कंपोनेंट्स, अजैविक घटक लिखेंगे। एबायोटिक कंपोनेंट क्या क्या है, लिखेंगे कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, महाद्वीपीय जलवायु, महाद्वीपीय जलवायु, कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, महाद्वीपीय जलवायु। अच्छा क्या होता है ये महाद्वीपीय जलवायु, बताओ, ईशानी बताएगी मुझे, व्हाट इज कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। अभी अभी बताया था, सुने, कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट का मतलब ये है कि ऐसा क्लाइमेट जो तुम्हारा कॉन्टिनेंट्स के इंटीरियर में डेवलप होता है। तो जितना ज्यादा बड़ा कॉन्टिनेंट होगा, उतना एक्सट्रीम क्लाइमेट देखा जाएगा, समझ में आ गया। और इसके ठीक उल्टा क्या होगा, मैरीटाइम क्लाइमेट, मतलब जो है समुद्र के पास, जैसे हम बोलेंगे मुंबई, आमची मुंबई, तो वहां पर तुमने कभी देखा ठंड पड़ रही है, गर्मी, तुमने कभी देखा मुंबई के लोग तुम्हारा जो है बिल्कुल शॉल वॉल पैड पहन के और बिल्कुल ऐसे, देखा कभी, नहीं देखा ना, कहाँ देखा तुमने ये सब चीजें। अच्छा वैसे तुमने कभी साउथ इंडिया में देखा ऐसी चीजें, कभी नहीं देखा, कहाँ देखते हो, नॉर्थ इंडिया में देखते हो। उत्तर प्रदेश में गर्मी पड़ेगी तो सड़ी गर्मी पड़ेगी, और ठंड पड़ती है तो भाई साहब ऐसी ठंड पड़ेगी कि, समझ में आ गया, ठीक है। तो क्या हो रहा है, हम ओशन से दूर हैं जितना ज्यादा, तो एक्सट्रीम क्लाइमेट। अब क्या होता है कि बड़े बड़े, जैसे अब कॉन्टिनेंट तुम खुद देख लो, नक्शा देखो तुम यहाँ पर लगा हुआ, ठीक है, तो यूरेशिया कितना बड़ा है।
अब यूरेशिया के मिडिल पार्ट में तुम देखो, यहाँ पर दिख रहा है कजाकिस्तान और ये इसके आसपास पूरा रीजन, समझ आ गया, यूक्रेन, ये यहाँ पर क्या है, अच्छा खासा यहाँ पर है तुम्हारी स्टीपीज। तो देखो ना समुद्रों से कितना दूर हो रहा है। मेरी बात को समझ आ गई? ठीक है, फिर तुम वहां पर देखो नॉर्थ अमेरिका में देखो, तो नॉर्थ अमेरिका में तुम्हारा जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ठीक बीचों बीच तरफ, समझ आ गया? ऐसे ये पूरा तुम्हारा क्या होगा, ये प्रेरीज ग्रासलैंड, मेरी बात समझ गई? एक्सट्रीम जितना ज्यादा जो है, तो लिखेंगे इसमें कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ क्या क्या ये चीजें कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट तुम्हारा सदर्न हेमिस्फीयर में दिखाई देगा कि नहीं देगा? यही कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट सदर्न हेमिस्फीयर में दिखाई देगा तुमको? कम दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि लैंड मास बहुत टेपर्ड है, पतला है, तुम देख रहे होंगे। मेरी बात समझ गई? इसका मतलब क्या होगा, जितना पतला होगा तो उतना ओशियनिक इन्फ्लुएंस होगा। मेरी बात को समझ आ गई? तो अगर मैं बोलूं एक्सट्रीम क्लाइमेट कहां देखा जाएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रादर देन सदर्न हेमिस्फीयर। क्यों? क्योंकि लैंड, तुम देखो ना लैंड पार्ट कितना ज्यादा जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और सदर्न हेमिस्फीयर में कितना कम पार्ट है। तुम देख रहे हो वो इक्वेटर जा रहा है, इक्वेटर, इक्वेटर से नीचे बस एक ऑस्ट्रेलिया हो गया तुम्हारा, वो रीजन हो गया, और सारा ऐसे टेपर्ड है। मेरी बात समझ गई? और वहीं तुम देखना क्या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड क्या है, नीचे से ऊपर देखो, तुम देख रहे हो बढ़ता चला जा रहा है। मेरी बात समझ गई? ऐसे ऊपर बढ़ता चला जा रहा है, और समुद्र से दूर, तो अंदर का वाला रीजन क्या होगा, हमारा एक्सट्रीम क्लाइमेट। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है, देखें, लिखें इस पे लिखेंगे इट इज नॉट सिवियर इन सदर्न हेमिस्फीयर, इट इज नॉट सिवियर इन सदर्न हेमिस्फीयर। लिखेंगे दक्षिणी गोलार्ध में, नंदिनी कहां खो जाती तुम, दक्षिणी गोलार्ध में इसकी तीव्रता कम होती है, दक्षिणी गोलार्ध में इसकी तीव्रता कम होती है। तो उसमें लिखेंगे लोकल विंड्स, इसमें लिखेंगे स्थानीय पवनें कौन सी देखी जाएंगी, फॉर एग्जाम्पल चिनूक इन कनाडा एंड यूएसए, चिनूक CHINOOK, चिनूक इन कनाडा एंड यूएसए, कॉमा फहन इन स्विट्जरलैंड, फहन FOEHN, फहन इन स्विट्जरलैंड। ठीक है, लिखो हिंदी में। ठीक है, स्थानीय पवनें कौन सी हैं, लिखेंगे कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की चिनूक, 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 और स्विट्जरलैंड की फहन पवन, और स्विट्जरलैंड की फहन पवन। अच्छा, चिनूक को हम बोलते हैं स्नो ईटर, क्या बोलते हैं, देखो नोट करो, चिनूक को बोला जाता है, चिनूक विंड को स्नो ईटर, बर्फ को खाने वाला। समझ आ गया? ठीक है, क्योंकि होता क्या है, जैसे सपोज ठीक है, यहां पर बर्फ पड़ रखी है, ठीक है, यहां पर क्या है, बर्फ पड़ रखी है। ठीक, अब ये हवा जैसे ऐसे करके आती है, यूं में आती है, और ऐसे में नीचे उतरेगी, कैसे करके नीचे उतरेगी, प्रेरीज से, ओ सॉरी, जो तुम्हारा रॉकी माउंटेन है अमेरिका में, उससे नीचे उतरेगी। जब ये हवा नीचे उतरेगी तो ये गर्म हो जाती है, वो क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, और ये गर्म क्या हवा क्या करेगी, गर्म होगी और ड्राई होगी, तो ये क्या करेगी, इस बर्फ को पिघला देती है, जो बर्फ पड़ रखी है उसको पिघला देगी। मेरी बात समझ गई? बर्फ को पिघला देगी, और क्या हो जाएगा कि फिर तुम्हारा सॉइल में जो है क्या होगा, हर्बेशियस प्लांट्स निकल आएंगे। मेरी बात तुमको समझ आ रही है? ठीक है ना, फिर प्लांट्स उग जाते हैं। इज इट क्लियर? चिनूक का मतलब होता है क्या, स्नो ईटर, बर्फ को, लोकल नेम है, समझ में आ गया? लिखें इसमें सॉइल टाइप, चरनोजम सॉइल, सॉइल टाइप, सॉइल टाइप चरनोजम, चरनोजम, हिंदी में भी लिखेंगे मृदा का प्रकार चरनोजम। अब इसमें लिखेंगे, ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट, जैविक घटक, बायोटिक कंपोनेंट, जैविक घटक। तो लिखेंगे सबसे पहले फ्लोरा,
वनस्पति, short steepy types of grass, short steepy types of grasses, लिखेंगे practically treeless, practically treeless, practically treeless मतलब पेड़ नहीं होते हैं। और सुने, इनका यूज किसके लिए किया जाता है? गेहूं के लिए। लिखेंगे इट इज यूज्ड फॉर एक्सटेंसिव व्हीट कल्टीवेशन, एक्सटेंसिव व्हीट कल्टीवेशन। एक्सटेंसिव समझ लो, बहुत बड़े लेवल पे। मेरी बात समझ आ गई? ठीक है, क्योंकि वहां पर घास ही होंगी। और देखें इन जगहों पे क्या होता है, एक किसान के पास बहुत जमीन, सारा मैकेनाइज्ड, ठीक है, तो उसकी तुम देखो, उससे जो उसकी इनकम होगी वो कितनी अच्छी खासी होगी। इंडिया में किसानों की इनकम उतनी नहीं है, क्यों? क्योंकि लैंड कम है। अब जैसे सपोज करो कि मेरे पास मान लीजिए सपोज करो 500 बीघा जमीन, तो 500 बीघा जमीन में खेती कर रहा हूं। अब मेरे 2 लड़के हो गए, समझ में आ गया? बढ़ जाएगी वो। अब उनके 2 लड़के हुए, ऐसे करते बढ़ती रहेगी। अब बढ़ते 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 क्या है, फिर एक ऐसा टाइम आएगा जब मेरे पास आधा बीघा जमीन रह गई। अब मुझे बताओ आधा बीघा में क्या बोऊंगा मैं? फिर तो मैं बोलूँ क्या, चलो कुछ नहीं यार, वो दे देते हैं, हम मकान बना देते हैं। तो इंडिया में क्या होता है, पॉपुलेशन प्रेशर इतना ज्यादा है, और क्या है कि जमीन डिवाइड होती है, होते होते क्या होता है कि फिर वो खत्म हो जाती है। इज इट क्लियर? और वहां पर क्या है, एक किसान का जो है लैंड बहुत ज्यादा है, समझ आ गया? ठीक है, अब अच्छी खासी वहां इकोनॉमी है, तो एक इंसान की जो इनकम है वो बहुत ज्यादा है, समझ में आ गया? और इन जगहों पे पॉपुलेशन कम है, तो वो क्या करते हैं, इसको बेच देते हैं। समझ में आ गया? इंडिया में हम लोग खेती कर रहे हैं अपने कंजम्पशन के लिए, समझ में आ गया? एक्सपोर्ट भी होता है लेकिन कम होता है। लेकिन ये रीजन, जितना तुम्हारा रीजन है, इनकी इकोनॉमी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। किसान को पता है भाई मेरी फसल बिकेगी, कितना मुनाफा होगा, ये होगा। उसको हम बोलते हैं कमर्शियल फार्मिंग। क्या बोलते हैं? कमर्शियल फार्मिंग। इंडिया में कमर्शियल नहीं है। इंडिया में किसान को मुनाफा नहीं चाहिए, नहीं होगा इतना, क्योंकि लैंड कम है। मेरी बात समझ गई? और जनरली सब यही कंज्यूम हो जाएगा। अब बेचे हुए क्या मार्केट में? फिर मार्केट मतलब इंटरनेशनल मार्केट में बेचते तो पैसा आता। मेरी बात समझ गई? इसलिए इंडिया में बोलते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। मतलब इंटेंसिव का मतलब है बहुत ही छोटे रीजन में, समझा के बोलते हैं सघन खेती, ठीक है ना, अपनी गुजर बसर के लिए सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जो खेती की जाती है। इज इट क्लियर? लिखें क्या लिखा, इट इज यूज्ड फॉर एक्सटेंसिव व्हीट कल्टीवेशन। इसमें लिखेंगे फौना। फौना कौन से होंगे? मेनली डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, mainly domesticated animals such as cattle, sheep, pigs, etc. हिंदी में लिखेंगे वनस्पति कौन सी होगी? छोटी स्टेपी घास, छोटी स्टीपी घास, लिखेंगे कॉमा करके, लगभग वृक्षहीन स्थान होते हैं जहां पर व्यापक रूप से गेहूं की खेती की जाती है, गेहूं की खेती की जाती है। इज इट क्लियर? अब लिखेंगे जीव जंतु लिखेंगे, मैं बताता हूँ। लिखेंगे जीव जंतु मुख्यतः पालतू जानवर, तो लिखेंगे जैसे कि मवेशी, भेड़, सुअर आदि। देखिए ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूं ना, अल्फीसॉल, अल्टीसॉल, चरनोजम, ये इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन है सॉइल का। एक हमने सॉइल क्लासिफिकेशन पढ़ा था इंडिया के हिसाब से, रेड सॉइल, समझ आ गया, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, ये चीजें। लेकिन एक इंटरनेशनल
समझ आ गया? यूएस एंड कैनेडियन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, समझ आ गया? उसका ही क्लासिफिकेशन है, अल्फी सॉइल, अल्टी सॉइल। अब अल्फी सॉइल फॉर एग्जांपल, अल्फी, अल मतलब एल्यूमिनियम, फी फेरस आयरन, समझ आ गया? जिस सॉइल में एल्यूमिनियम और आयरन की कंसंट्रेशन ज्यादा देखी जाएगी, अल्फी सॉइल। ऐसे करके तुम्हारे बहुत सॉइल, जैसे कि एक होती है इंसेप्टिसॉल्स होती है, समझ आ गया? इंसेप्टिसॉल में जिसको हम बोलते हैं एलुवियल सॉइल, तो नदी बहा के लाते उसको बोलते हैं, समझ आ गया? हमारे सुने, हमारे एग्जाम में यूपीएससी में और स्टेट पीसीएस में इंडियन सॉइल का क्लासिफिकेशन, कैनेडियन सिस्टम वाला क्लासिफिकेशन नहीं है। मेरी बात समझ आ गई? इसलिए बस ये चीज ध्यान रखना, चरनोजम का मतलब ये है, यहाँ पर तुम्हारा क्या होता है कि थोड़ा सा पेड़ होते हैं, मिट्टी में तुम्हारा क्या कह सकते हैं, ह्यूमस ज्यादा देखी जाती है, इस तरह से। तो ये तरह की सॉइल, समझ आ गया? रशियन, इसको हमने क्या है, रशिया की सॉइल तुम्हारी जो है चरनोजम टाइप की सॉइल। ये जो नाम है ना चरनोजम, ये रशियन नाम है, इज इट क्लियर? ठीक है ना? ये बट तुम्हारे कोर्स में वो नहीं है, इज इट क्लियर? ठीक है, तुम्हारे कोर्स में इंडियन सॉइल आएगी, ठीक है? ठीक है नंदिनी? देखेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट इकोसिस्टम। टाइम क्या होगा अभी? टाइम बताओ कितना हो गया है? 10 बज गए, ठीक है। अब लिखेंगे नेक्स्ट इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम। डेजर्ट इकोसिस्टम, अब डेजर्ट इकोसिस्टम में क्या होगा? पानी बहुत ही कम बरस रहा है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कैक्टस होगा, मेरी बात समझ गई? ठीक है, और क्या होगा? जानवर कौन से होंगे? जानवर रोडेंट्स होंगे, मतलब चूहे टाइप के होंगे, ठीक है? रेप्टाइल्स होंगे, ठीक है? कैमल होगा, मैमल में जो है कैमल होगा, मैमल में कैमल ठीक है, बात समझ गई? तुम इतनी क्यों दुखी दिख रही हो? ठीक है, लिखें डेजर्ट इकोसिस्टम में, डेजर्ट इकोसिस्टम लिखेंगे, डेजर्ट इकोसिस्टम इज अ रीजन, डेजर्ट इकोसिस्टम इज अ रीजन of scanty rainfall, of scanty rainfall supporting a community of, supporting a community of distinctive plants and animals especially adapted to the harsh environment, समझ में आ गया? हार्श इन्वायरमेंट, ठीक है? पानी नहीं बरस रहा है, ठीक है? इसमें लिखेंगे आगे, deserts are found in regions, deserts are found in regions, this लिखेंगे with less than 25 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल, समझ में आ गया? 25 सेंटीमीटर से नीचे क्या होगा? मरुस्थलीय वनस्पति होती है, मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है। तो लिखेंगे इसमें हम हिंदी में लिखेंगे मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, इसमें लिखेंगे मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र कम वर्षा वाला क्षेत्र है, कम वर्षा वाला क्षेत्र है जहां कठोर वातावरण के अनुकूल, जहां कठोर वातावरण के अनुकूल विशेष प्रकार के पौधे, विशेष प्रकार के पौधे और जीवों का समुदाय पाया जाता है, जीवों का समुदाय पाया जाता है, ठीक है? लिखेंगे इसमें मरुस्थल उन क्षेत्रों में बनते हैं, मरुस्थल उन क्षेत्रों में बनते हैं जहां वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है, 25 सेंटीमीटर से कम होती है, इज इट क्लियर?
ठीक, अब यहां देखें, अब समझें, देखो अब ये दो प्रकार के होंगे इकोसिस्टम। सुने, एक तो होता है तुम्हारा जो है जैसे इंडिया में है, समझ में आ गया, जैसे कि इंडिया में थार डेजर्ट है, ठीक है, मिडिल ईस्ट में तुम्हारा जितने भी डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट हो गया तुम्हारा, मेरे बात में अफ्रीका में हो गया, ठीक है, तुम्हारा ये हो गया कह सकते हैं अरेबिया का अरबल खाली डेजर्ट हो गया, ठीक है ना, ईरान का दश्त कबीर दश्त लूट डेजर्ट हो गया, ये क्या है, गर्म डेजर्ट, समझ में आ गया, यहाँ गर्मी पड़ रही है, तो दे आर ट्रॉपिकल डेजर्ट और दे आर हॉट डेजर्ट, गर्म मरुस्थल है ये तुम्हारा, समझ में आ गया, ठीक है। तो एक तो हम क्या पढ़ेंगे, हॉट डेजर्ट, क्या पढ़ेंगे इसमें हम, हॉट डेजर्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। अच्छा, जनरली ये तुम्हारे कहां पाए जाते हैं, सब ट्रॉपिकल रीजन में, उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश में पाए जाते हैं, सब ट्रॉपिकल रीजन्स में ये पाए जाते हैं, लिखेगा नहीं, समझ लो पहले, समझ में आ गया, ठीक है। हॉट डेजर्ट कहां पाए जाएंगे, सब ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाएंगे, ठीक है। और ये जो डेजर्ट हैं यहां पर ट्रेड विंड्स आर ऑफशोर, ट्रेड विंड्स आर ऑफशोर, मतलब जहां पर वाणिज्यिक पवनें, समझा गया, तट से दूर चलती है। अगर ध्यान देना ये कोस्ट है, सो दिस इज योर कोस्ट, ठीक है, और ये तुम्हारा सी है। अगर हवा समुद्र से लैंड की ओर चल रही है तो वो मॉइस्चर लेके आएगी, समझ आ गया, और वहां बारिश करेगी, दूसरी बात है। लेकिन अगर क्या होगा, तट से दूर चल रही है, ऑफ शोर है, तो मतलब जमीन से कहां चल रही है, पानी की ओर चल रही है। तो अब मुझे बताओ कि जमीन में पानी में कहां मॉइस्चर ज्यादा होगा, पानी में ज्यादा होगा, मतलब पानी से इधर की ओर चल रही है तो हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे हम, ऑन शोर, क्या बोलेंगे, ऑन शोर। और अगर जमीन से इसकी ओर चलेगी तो उसको हम बोलेंगे ऑफ शोर, समझ में आ गया। तो जहां पर ट्रेड विंड जो है वो क्या रहती है, ऑफ शोर रहेंगी, समझ में आ गया। तो वहां पर क्या होगा, वहां पर देखो, मतलब कोस्टल रीजन में है ये रीजन, सुनो, ये जो डेजर्ट है ये क्या है, कोस्टल रीजन के आसपास होंगे, लेकिन वहां पर क्या है, विंड्स ऑफ शोर है। अगर विंड ऑन शोर रहती तो बारिश होती थोड़ी बहुत, समझ में आ गया, लेकिन यहां पर क्या है, ट्रेड विंड ऑफ शोर, इसलिए इन डेजर्ट्स को हम ट्रेड विंड डेजर्ट्स भी कह देते हैं, तो ऑल्सो नोन एज ट्रेड विंड डेजर्ट्स। अच्छा, और यहां पर क्या देखा जाएगा, यहां पर टेम्परेचर, क्योंकि सब ट्रॉपिकल रीजन है, गर्म देखा जाएगा, मेरी बात समझ गई, पूरे साल भर गर्मी रहेगी, मेरी बात में समझ में आ गई, ठीक है। जनवरी फरवरी जितना भी है मौसम, हाँ थोड़ा बहुत जो है हल्की सी ठंड, थोड़ी सी ठंड, मतलब ये है कि नाम मात्र, ठीक है ना, तुम्हारा जो है मतलब दिसंबर जनवरी के आसपास देखिए थोड़ा बहुत हल्का, ये नहीं कि बिल्कुल तुम बंदरमुखी टोपी पहन रहे हो इस तरह से, ऐसे खतरनाक वाला नहीं, हल्का सा, लेकिन ये क्या है, पूरा जो रीजन क्या होता है, गर्म रहता है। इज इट क्लियर, कुछ समझ आ गया। दूसरा डेजर्ट तुम्हारा होता है, देखें इसको, ये तुम्हारा टेम्परेट रीजन में पाया जाता है, किसी में पाया जाता है, टेम्परेट रीजन में पाया जाता है, ठीक है। अब टेम्परेट का मतलब जहां गर्मी है और ठंड भी है, और टेम्परेट रीजन वहां पर जहां पर हम देखेंगे लैंड बहुत बड़ा है, समझा गया, तो मॉइस्चर यहां तक नहीं पहुंच रहा है। अगर मान लेते हैं विंड्स ऑन शोर भी है, ऑन शोर भी है, तो वो क्या होगा, यहाँ अगल बगल प्रेसिपिटेशन कर दिया उन्होंने, बारिश कर दी, और करते करते कम 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 जो है, बहुत ही कम इस रीजन में बहुत ही कम पानी बरसेगा। तो इसका मतलब जो टेम्परेट रीजन में डेजर्ट होंगे, समझ आ गया, वो क्या होंगे, वो तुम्हारे कॉन्टिनेंट्स के इंटीरियर में लोकेटेड होंगे। मेरी बात तुमको समझ में आ गई, जैसे कि तुम देख रहे हो मंगोलिया, देख रहे हो मंगोलिया देख रहे हो, मेरी बात समझ आ गई, ठीक है ना, तो ये का डेजर्ट हो गया। जैसे तुम्हारा चाइना का जो है मंगोलिया के आसपास टकला मकान डेजर्ट हो गया, वो भी क्या है, तुम्हारा कोल्ड डेजर्ट है तुम्हारा, ठीक है ना। कजाकिस्तान और इसके आसपास क्या है, कोल्ड डेजर्ट, ठंडा हो रहा है, मेरी बात सुन गई, ठीक है। और ठंडा ऐसा होता है कि रशिया में बनता है एंटी साइक्लोन, समझा, शीतलहर,
और रशिया से इंडिया की शीतलहर मतलब ज्यादा कितनी होगी, 7-8 डिग्री सेल्सियस की हवा वहां की जो चलती है ना शीतलहर सर्दियों में, और कब से चलने जाती है, वो तुम्हारे चलने जाएगी सितंबर अक्टूबर से। और विंड इतनी कोल्ड, समझा गया, -20 -15, मेरी बात में, बट वो इंडिया में नहीं पहुंच पाती, क्यों, क्योंकि इंडिया में हिमालय है आगे से। बट हम देखेंगे पूरा सेंट्रल एशिया तुम्हारा कांप रहा है, खतरनाक। और वहां पर क्या है, फ्रॉस्ट पड़ रही है, रेगिस्तान है, फ्रॉस्ट पड़ रही है, ठीक है ना, और बिलो, समझ आ गया, फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर। इज इट क्लियर, खतरनाक ठंडा होता है। तो टेम्परेट रीजन में पाया जाएगा, इसको हम बोल देंगे कोल्ड डेजर्ट। क्या बोल देंगे, कोल्ड डेजर्ट। और ये कहां पर होगा लोकेटेड, इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है, इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। इज इट क्लियर, ठीक है ना, ये चीज। तो हॉट डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट, सब ट्रॉपिकल रीजन, टेम्परेट रीजन, समझ में आ गया। ट्रेड विंड के आसपास, और ये इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट में पाया जाए। इसको नोट कर लो, चलो, ठीक है, इसको नोट करो। अच्छा, इंडिया में कोल्ड डेजर्ट कहाँ है, लद्दाख, लद्दाख है, कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है। क्या है, तुमने देखा कोई हरियाली देखी तुमने लद्दाख में, कुछ नहीं, बस बंजर धरती है, ठीक है। लद्दाख ठंडा है, जैसे हिमाचल प्रदेश का लाहौल स्पीति रीजन, इट्स अ कोल्ड डेजर्ट। तो तुम्हें मेरी बात समझ आ गई, इज इट क्लियर। देखिए, सबसे पहले हॉट डेजर्ट, ठीक है, अब इसमें लिखेंगे हम हॉट डेजर्ट, लिखेंगे हॉट डेजर्ट, ये तुमने इस पर लिख देना, हाथ में हॉट डेजर्ट। देखिए इसका डिस्ट्रीब्यूशन, 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 वितरण, समझ में आ गया, वितरण कहां पाया जाएगा, देखें, लिखेंगे इन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स, इन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट between 15 to 30 degree north and south of the equator, between 15 to 30 degree north and south of the equator। सुने, हमेशा ध्यान देना, जितने भी डेजर्ट हैं 15 से 30 डिग्री के आसपास पाए जाएंगे, सुना है। और कहा, कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न पार्ट में, पश्चिमी हिस्से में। क्यों पाए जाएंगे, क्योंकि ध्यान देना वहां पर पहली बात है कोल्ड करंट्स आ रही होंगी, समझ में आ गया, शीत जलधारा आती है, ठीक है, वो हमें देखना है, ठीक है। लिखेंगे इसे, क्या लिखा, हाँ, 15 to 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर, लिखेंगे इसमें द रीजन lies in the horse latitude, the region lies in the horse latitude। हिंदी में लिखेंगे महाद्वीपों के पश्चिमी तट, अब ध्यान देना तट बोल रहा हूं मैं, महाद्वीपों के पश्चिमी तट जो 15 से 30 डिग्री, 15 से 30 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांशों के बीच, उत्तर और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित रहते हैं।
देखिए यह क्षेत्र अश्व अक्षांश वाला क्षेत्र होता है, यह क्षेत्र अश्व अक्षांश वाला क्षेत्र होता है। अब लिखेंगे एबायोटिक कंपोनेंट्स, एबायोटिक कंपोनेंट्स जैविक और अजैविक घटक। लिखेंगे एक्सट्रीम ड्यूरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर, एक्सट्रीम ड्यूरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर। ड्यूरनल रेंज का मतलब दिन और रात के बीच में फर्क होगा। दिन के वक्त सुनो, दिन के वक्त बहुत गर्म हो जाएगा, रात के वक्त थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। एक्सट्रीम ड्यूरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड रेनफॉल इज लेस देन 25 सेंटीमीटर एनुअली। लिखेंगे सॉइल टाइप, सॉइल टाइप सेलाइन, सॉइल टाइप लिखेंगे सेलाइन सॉइल, सेलाइन सॉइल, सैंडी सॉइल, सैंडी सॉइल विद लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, विद लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, क्योंकि तुमको पता है रेत पानी होल्ड कम करती है। विद लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। हिंदी में लिखेंगे अजैविक घटक में तापमान में दैनिक और रात के बीच का अंतर, दिन और रात बीच का अंतर अधिक देखा जाता है, कॉमा वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है, वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। अब लिखेंगे इसमें मृदा का प्रकार, मृदा का प्रकार लिखेंगे खारी मिट्टी, मृदा का प्रकार खारी मिट्टी, रेतीली मिट्टी जिसमें जल धारण करने की क्षमता कम होती है, जिसमें जल धारण करने की क्षमता कम होती है। अब लिखेंगे बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट तो लिखेंगे फ्लोरा, फ्लोरा ठीक है, वनस्पति लिखेंगे। जैविक घटक में शासन लिख दो, जैविक घटक में वनस्पति। लिखें ज़ेरोफिटिक, ज़ेरोफिटिक वेजिटेशन, ज़ेरोफिटिक का मतलब ज़ेरो फाइट, फाइट मतलब होता है प्लांट, क्या होता है प्लांट, ज़ेरो मतलब ड्रॉट। सूखे में पनपने वाले प्लांट। तो इट इज दैट वेजिटेशन, इसमें लिखेंगे इंग्लिश में लिखेंगे इट इज दैट वेजिटेशन विच फ्लरिशेज इन वाटर डेफिशिएंट रीजन, इट इज दैट वेजिटेशन विच फ्लरिशेज इन द वाटर डेफिशिएंट रीजन। सुनिए ऐसी वनस्पति क्या कहलाती है ज़ेरोफिटिक वेजिटेशन। फाइट जहां भी आ गया मतलब पादप जगत, समझ में आ गया। लिखें लिखेंगे ज़ेरोफिटिक वेजिटेशन such as drought tolerant shrubs, such as drought tolerant shrubs, date palms, acacia, acacia, cactus etc. ठीक है। लिखें फौना, फौना जंतु जगत। डाइवर्स लिखेंगे डाइवर्स एरे ऑफ रेप्टाइल्स, डाइवर्स एरे ARRAY, डाइवर्स एरे ऑफ रेप्टाइल्स, मार्सुपियल्स, मार्सुपियल ना क्या होता है पाउच्ड मैमल्स है ना, मार्सुपियल्स, मैमल्स, mammals such as camels,
such as camels, hyenas, and hedgehog. ठीक है, hedgehog हिंदी में लिखेंगे। वनस्पति, शुष्क जलवायु में उगने वाली, शुष्क जलवायु में उगने वाली ज़ेरोफिटिक, ज़ेरोफिटिक इंग्लिश में भी हिंदी में, ठीक है, ज़ेरोफिटिक वनस्पति जिसमें झाड़ियां, खजूर, बबूल, नागफनी इत्यादि आते हैं। ठीक है, लिखेंगे इसमें जीव जंतु। जीव जंतु कौन से हैं लिखेंगे? सरीसृप, सरीसृप, मार्सुपियल्स, मार्सुपियल्स और स्तनधारी जीव, और स्तनधारी जीव सच एज मतलब ठीक है, जैसे कि ऊंट, हेजहॉग, लकड़बग्गा इत्यादि। ठीक है, लकड़बग्गा, हेजहॉग। ठीक है, अब लिखेंगे हम कोल्ड डेजर्ट्स। कोल्ड डेजर्ट समझ आ रहा है? ठीक है, क्या नाम है तो तुम्हारा? दिशा, तुम सही दिशा में हो ना? ठीक है, क्लियर, समझ आ रहा है? तो लिखेंगे हम मिड लैटिट्यूड डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट, या फिर टेम्परेट डेजर्ट भी बोलते हैं इसको हम। ठीक है, लिखेंगे इसमें। डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है? डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज लोकेटेड इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। बताया था ना, कॉन्टिनेंट के इंटीरियर में। इट इज लोकेटेड इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, comma sheltered by high mountains, sheltered by high mountains around them, around them, around them। इसमें लिखेंगे अबायोटिक, एबायोटिक कंपोनेंट लिखेंगे। एबायोटिक कंपोनेंट में लिखेंगे द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर is much greater, is much greater, बताया था ना गर्मी सर्दी में बहुत फर्क रहेगा। is much greater than that of hot desert, is much greater than that of hot desert। लिखेंगे, देखिए कॉन्टिनेंटलिटी, इसमें फुल स्टॉप लगा देंगे। कॉन्टिनेंटलिटी is the main factor, continentality is the main factor for these extremes in temperature, for these extremes in temperature। तो लिखेंगे ब्रैकेट में सिवियर विंटर, सिवियर विंटर विद कोल्ड विंड्स, सिवियर विंटर विद कोल्ड विंड्स। समझ आ गया? लिखेंगे नेक्स्ट बायोटिक कंपोनेंट्स। अभी बताऊंगा। अभी बायोटिक कंपोनेंट लिखेंगे पहले फ्लोरा, लिखेंगे इसमें फ्लोरा में लिखेंगे एल्पाइन मीजोफिटिक, एल्पाइन मीजोफिटिक मतलब ऊंचे पहाड़ों पर, एल्पाइन मीजोफिटिक ग्रासेस, बुशेस, श्रब्स, श्रब्स क्या लिखा? श्रब्स एंड इवन ट्री लाइक, एंड इवन ट्रीज like junipers, junipers, tree like juniper, JUNIPERS, junipers, birch, BIRCH, birch। ये बोलते हैं भोजपत्र का पेड़, समझ आ गया? बर्च एक्सेट्रा। लिखेंगे इसमें फौना, फौना कौन सा है? फौना लिखेंगे बैक्ट्रियन कैमल, बैक्ट्रियन कैमल,
स्पेलिंग क्या लिखोगे? BACTRIAN, बैक्टीरिया नहीं, बैक्टीरियन कैमल। ठीक है, लिखेंगे एशियाटिक आइबेक्स, एशियाटिक आइबेक्स, एशियाटिक IBEX। तुमने देखा होगा ऐसे भेड़ टाइप की होती है आइबेक्स। एशियाटिक आइबेक्स, स्नो लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, टिबेटन वुल्फ, टिबेटन वुल्फ, ठीक है, टिबेटन वाइल्ड एस, टिबेटन वाइल्ड एस, जिसको बोलते हैं हम कियांग, लिखेंगे ब्रैकेट में लिखेंगे कियांग, कियांग एक्सेट्रा। इसमें तुम्हारा क्या आ गया? इसमें वो भी आ गया याक, है ना, याक भी आ गया। इस तरह से लिखेंगे, इसमें हिंदी में लिखेंगे मध्य अक्षांशीय मरुस्थल, तो लिखेंगे वितरण। वितरण कहाँ है? महाद्वीप के आंतरिक भाग में स्थित, महाद्वीप के आंतरिक भाग में स्थित, चारों ओर से ऊंचे पहाड़ से घिरा हुआ, चारों ओर से ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ। जैविक घटक, जैविक घटक लिखेंगे यहां तापमान का, यहां तापमान का वार्षिक उतार चढ़ाव, यहां तापमान का वार्षिक उतार चढ़ाव गर्म मरुस्थल की तुलना में, गर्म मरुस्थल की तुलना में कहीं अधिक होता है, कहीं अधिक होता है। इसमें लिखेंगे लिखेंगे महाद्वीपता, महाद्वीपता ही तापमान में, महाद्वीपता ही तापमान में इन चरम सीमाओं का कारण है। समझ आ गया? इन चरम सीमाओं का कारण है। ये इन स्थानों पर ठंडी हवाओं के साथ भीषण सर्दी पड़ती है, भीषण सर्दी पड़ती है। अब लिखेंगे इसमें नेक्स्ट जैविक घटक, जैविक घटक, ठीक है, लिखेंगे सबसे पहले वनस्पति। जैविक घटक में लिखेंगे वनस्पति। कौन सी वनस्पति लिखेंगे? एल्पाइन मीजोफिटिक वनस्पति, एल्पाइन मीजोफिटिक वनस्पति, घास, झाड़ियां, छोटे पेड़ और वृक्ष जैसे जूनिपर, बर्च, जूनिपर, बर्च इत्यादि लिखेंगे इसमें। जीव जंतु, बैक्टीरियन ऊंट, बैक्टीरियन ऊंट, एशियाई आइबेक्स, एशियाई आइबेक्स, हिम तेंदुआ, हिम तेंदुआ, तिब्बती भेड़िया, तिब्बती भेड़िया, लिखेंगे तिब्बती जंगली गधा, तिब्बती जंगली गधा, ब्रैकेट में लिखेंगे कियांग, याक इत्यादि। ठीक है, इज इट क्लियर? सुनो भाई, एक चीज जान लो, कैमल्स दो तरह के होते हैं। ठीक है, सुनो भाई, एक होता है अरेबिक कैमल, अरेबिक कैमल, और एक होता है बैक्ट्रियन कैमल। क्या होता है? बैक्ट्रियन कैमल। इज इट क्लियर? सुने, अरेबिक कैमल जो है ए से ऐसे लिखेंगे ना, ए, तो इसकी एक हम्प होती है, एक कुबड़ होगी,
बैक्टीरिया लिखा रहता है बी, तो इसकी 2 कुबड़ होगी। मेरी बात समझ गई? तो इट हैज 2 हम्प, बैक्टीरियन कैमल की, अरेबिक कैमल की 1 हम्प होती है। समझ में आ गया? तो उसको नोट कर लो, ठीक है। ऐसे नहीं होता, ऐसे जैसे ऐसे करके ये ऊंट हो गया, ये ऊंट इस तरह से है, ऐसे करके, समझ में आ गया? ऐसे करके, और इसमें क्या होगा, ऐसे करके जो है ये ऊंट होगा। इज क्लियर? ठीक है। तो सुने, कैमल की, ऊंट की 2 प्रजातियां हैं, ठीक है, बैक्टीरियाई ऊंट और अरेबिक ऊंट। अच्छा, हमारे थर्ड डेजर्ट में क्या पाया जाता है? अरेबिक, अरबी ऊंट। समझ में आ गया? उसकी 1 कुबड़, और जहां अगर ऐसा है तो वो क्या है, बैक्टीरियन है, बैक्टीरियन कैमल होता है। अच्छा, वैसे बैक्टीरिया कहाँ है, बैक्टीरिया किधर है? अफगानिस्तान वाला जो रीजन था उसके आसपास, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफगानिस्तान, वो रीजन उसको बोलते थे पहले ग्रीक में बैक्टीरिया। क्या बोलते थे? बैक्टीरिया। तो मतलब वही सेंट्रल एशिया, तो वो सेंट्रल एशियन कैमल होता है, ठीक है। हाँ भाई, कुछ पूछना चाह रहे थे तुम? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं होगी तुम्हें? ठीक है। So that's all for today.